हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिद आपके लिए लेकर आ गया हूँ गवर्नमेंट बजट की एक और वीडियो जिसमें हम और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने इस चैप्टर के मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर देखें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट में कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं उसके बारे में। तो बजट में 3 टाइप के डेफिसिट होता है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड वन फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड वन प्राइमरी डेफिसिट। तीनों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तीनों डेफिसिट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। सो रेवेन्यू डेफिसिट तब क्रिएट होता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट सब्सिडी, स्कॉलरशिप और पेंशन ज्यादा प्रोवाइड करने लग जाती है लोगों को, और वहीं पर गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज टैक्स, उससे होने वाला रेवेन्यू बहुत कम होने लग जाता है गवर्नमेंट को। तब बजट में रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इस रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कम किया जा सकता है, कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करके रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है। तो सबसे रेवेन्यू डेफिसिट कैसे करेक्ट हो सकता है ये आप तभी बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट क्यों होता है। फॉर्मूले में अगर हम देखें, रेवेन्यू डेफिसिट तब क्रिएट होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से। तो रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने के 2 ही मेजर्स हैं, या तो आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दो या फिर रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज कर दो। यहां पर भी मैंने 2 रीजंस ही लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट शुड कट डाउन देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज प्रोवाइड करती है, पेंशन प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। इस टाइप के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को इन एक्सपेंडिचर्स में कमी करनी पड़ती है सो दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो और डेफिसिट कम हो सके। यहाँ पर एक्सपेंडिचर को कम करने का एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा मेजर है गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज कर लेना चाहिए, और यहाँ पर मैंने उसका भी डिटेल में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज देयर रेवेन्यू रिसीट्स बाय इंक्रीजिंग टैक्स रेट। रेवेन्यू रिसीट का एक बहुत बड़ा पोर्शन टैक्स को रिप्रेजेंट करता है, और टैक्स रेट इंक्रीज करने से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज कर सकती है, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है। सो आई होप आपको रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग, उसका रीजन और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है उसकी समझ आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिसिट दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के मीनिंग के बारे में। तो फिस्कल डेफिसिट बजट में तब अराइज होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस कैपिटल इज मोर देन टोटल रिसीट्स व्हिच इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सेप्ट बोरोइंग। कैपिटल में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है फिस्कल डेफिसिट को पता करने का। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। किसी भी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है उसके बोरोइंग्स नीड को, यानी फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा बोरोइंग्स उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी उस देश की गवर्नमेंट को। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। मैंने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग होता है। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है उतना ज्यादा अमाउंट बोरो करना पड़ता है किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है, और इसके बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं जब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा अमाउंट बोरो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ज्यादा अमाउंट बोरो करने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं डेट ट्रैप की। डेट ट्रैप तब क्रिएट होता है जब एक लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ जाता है। अब यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने से ज्यादा अमाउंट बोरो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और जब भी हम बोरो करते हैं अमाउंट तो उसमें लोन का रिपेमेंट तो हम शामिल होता ही है, साथ के साथ इंटरेस्ट भी हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। और ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आ जाने से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है, और फिर उस रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए एक और लोन लेना पड़ जाता है। सो ऐसे ही डेट का एक ट्रैप क्रिएट हो जाता है, लोन का एक ट्रैप क्रिएट हो जाता है, जिससे बाहर निकलना किसी भी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इम्पैक्ट की बात करते हैं दैट इज इन्फ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को बोरो करना होता है, और उस बोरोड अमाउंट को गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च करती है। वो सारा पैसा इकोनॉमी में जाता है, जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है और वो डिमांड ज्यादा करते हैं। एज ए रिजल्ट इन्फ्लेशन क्रिएट, यानी महंगाई बढ़ने लग जाती है।
थर्ड इम्पैक्ट की बात करें दैट इज फॉरेन डिपेंडेंस। फिस्कल डेफिसिट की नीड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक से तो लोन लेती है, साथ ही उसे कई बार दूसरी कंट्रीज से भी लोन लेना पड़ जाता है, और दूसरी कंट्री से ज्यादा लोन लेने का मतलब हो जाता है उस कंट्री का इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में बढ़ जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है हमारी उनके ऊपर। लास्ट इम्पैक्ट की बात करें दैट इज हैम्पर्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। अगर प्रेजेंट जनरेशन की गवर्नमेंट अपने फिस्कल नीड को पूरा करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा बोरो करने लग जाए अमाउंट, तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारा, उस टाइम की जो गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट को अपनी सारी इनकम को खर्च करना पड़ेगा उस लोन को चुकाने में, तो डेवलपमेंट के ऊपर उनका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्यूचर जनरेशन का जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाता है बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होने से। अब बात करते हैं लास्ट डेफिसिट की, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के डिफरेंस को प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है, और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या कभी प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, किन सिचुएशंस में हो सकता है? इसका जवाब भी आपको फॉर्मूले में ही मिल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हमें पता है फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के इक्वल होता है, तो जब हम जितना भी अमाउंट बोरो करेंगे वो सारा का सारा अगर हमने इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च कर दिया, उस केस में हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो के इक्वल होगा। सो प्राइमरी डेफिसिट के जीरो होने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जितना भी अमाउंट बोरो कर रही है एक्सटर्नल सोर्सेज से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो सारा का सारा अमाउंट पुराने लोन के इंटरेस्ट को पे करने में खर्च हो जा रहा है। सो आई होप आपको तीनों डेफिसिट का जो मीनिंग है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो बहुत अच्छे से समझ आया हो। इन तीनों डेफिसिट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एट लास्ट हम उसको डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तीनों ही इंफॉर्मेशन को हमें कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उनकी बात करते हैं। पहले कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग गिवन 95 अरब। सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 अरब, इंटरेस्ट पेमेंट 10 अरब, रेवेन्यू रिसीट्स 80 अरब एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 अरब। कैलकुलेट हमें क्या क्या करना है वन बाय वन। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110 गिवन है और रेवेन्यू रिसीट विच इज इक्वल टू 80 अरब। सो हमारा आंसर होने वाला है 30 अरब। ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट हो गया। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करते हैं, और इस टोटल एक्सपेंडिचर में से हमें माइनस करना है, और इस टोटल रिसीट्स में हम रेवेन्यू रिसीट्स प्लस में कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबसे पहले हमें टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना होता है, और उसके लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 100। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाता है 210 के इक्वल। उसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसीट्स को, और टोटल रिसीट्स में हम रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्लूड करेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ गिवन है 80 प्लस कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग 95। सो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 35 अरब। एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट 35 अरब आया हुआ है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है इसमें 10, सो 25 अरब आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में छोटा सा मिस्टेक हो गया है। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे 100 गिवन है, तो हम इसको 100 कर देते हैं, और एक्चुअल में हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा विच इज इक्वल टू 20 अरब। सो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए इन तीनों को कैलकुलेट करने का, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है इसका। सो आई होप आपको डेफिसिट का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।